हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे स्टेट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से डिटेल में करते चल रहे हैं ताकि क्वेश्चन को कैसे भी घुमाकर पेपर में पूछ लिया जाए आप आसानी से उसके उत्तर का पता लगा सकें। तो यहाँ पर देखना, ये क्लास बहुत ही छोटी सी रहने वाली है आज की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और डीपली क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करना, प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो ज़रा सी भी आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। भीतरी ग्रह हैं तो एक तो बाहरी ग्रह होते हैं, एक भीतरी ग्रह होते हैं। आपको पता है हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। 8 प्लैनेट होते हैं। ये 4 ये होते हैं और 4 ये होते हैं। ये तो हमारे भीतरी ग्रह कहलाते हैं, जो हमारे स्टार्टिंग के होते हैं, जो इनको भीतरी ग्रह कहते हैं। और जो ये लास्ट वाले 4 होते हैं इसको बाहरी ग्रह कहते हैं। आपको पता है यहाँ से बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति, और यहाँ मंगल बृहस्पति, यहाँ पर मंगल है बृहस्पति, और फिर यहाँ पर आता है शनि, फिर आता है अरुण वरुण। ये हमारे 8 ग्रह हैं। तो ये जो भीतरी ग्रह हैं ये हमारे ठोस चीज़ों से बने होते हैं, सेलों से बने होते हैं, और ये बाहरी ग्रह गैसों से बने होते हैं। ये इसके बारे में हुआ। तो अब कोशिश करिएगा कि इसका आंसर क्या रहेगा। भीतरी ग्रह हैं ग्रहों के उपग्रह नहीं, भीतरी ग्रह ग्रहों के उपग्रह नहीं है। ग्रहों के उपग्रह जैसे हमारी पृथ्वी है, इसका उपग्रह क्या है? चंद्रमा, चांद। इस तरह से ये तो होगा नहीं। गैसीय ग्रह हैं, गैसीय ग्रह है 4 हमारे गैसीय हैं, 4 हमारे गैसीय नहीं हैं, ये ठोस ग्रह। तो यहाँ पर हमारा गैसीय ग्रह भी नहीं रहेगा। केवल सूर्य और पृथ्वी के मध्य स्थित ग्रह हैं। केवल सूर्य और पृथ्वी के मध्य भी स्थित नहीं हैं ये सारे ग्रह। और सूर्य व क्षुद्र ग्रह पेटी के मध्य ग्रह स्थित हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो आते हैं हमारे क्षुद्र ग्रह, क्या आते हैं? यहाँ पर क्षुद्र ग्रह आते हैं, ठीक है। ये आते हैं बीच में क्षुद्र ग्रह। सूर्य जो हमारा यहाँ सन है, यहाँ सन है हमारा, जो सूर्य है, सूर्य और क्षुद्र ग्रह के जो बीच में ये 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और यहाँ पर मंगल। ये ग्रह हमारे सारे के सारे हैं, इसके भीतरी ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। बाह्य ग्रह पूछ लिए जाए तो ये पीछे वाले नाम याद रखिएगा। यहाँ पर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह बाह्य ग्रह आते हैं जो गैसीय और तैलीय अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ से जो और क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि जो नाम पूछ लिए जा सकते हैं कौन से ग्रहों के? भीतरी ग्रहों के। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये हमारे क्या है? भीतरी ग्रह हैं। और बाहरी ग्रह क्या है? बाहरी ये हैं हमारे बृहस्पति और मंगल, बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण। ये सीरीज में आपको याद रखने पड़ेंगे। और ये हुए। और इसके अलावा जो भीतरी ग्रहों की बात करें तो भीतरी ग्रहों में ये ग्रह शिला और धातु से बने होते हैं, शिला और धातु से बने होते हैं भीतरी ग्रह। और ये ग्रह सूर्य के करीब होने की वजह से सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं चारों ग्रह। और बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह, अगर सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो बुध ग्रह है। और भीतरी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह पूछ लिया जाए तो हमारा पृथ्वी ग्रह है। पृथ्वी ग्रह सबसे बड़ा आंतरिक ग्रह भी इसे कह सकते हैं, भीतरी और आंतरिक दोनों नामों से इसको बोल सकते हैं। घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करके चलिएगा। भीतरी ग्रह को पृथ्वीक जो है क्या कहते हैं? भीतरी जो ग्रह हैं इनको और क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह तो कहते ही हैं, और पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह भी इनको कहते हैं। और बाहरी ग्रह में आपको इन चारों के नाम याद रखने हैं। जो चारों नाम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये गैस और तरल से बने होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कौन से ग्रह गैस और तरल से बने होते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपसौर क्या है? अपसौर और उपसौर से क्वेश्चन बहुत बार आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और अपसौर क्या है हमारे? जब पृथ्वी चंद्रमा से निकटतम दूरी पर हो, या जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर हो, जब पृथ्वी चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर हो, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो।
तो अपसौर में क्या होता है? अपसौर में होता है जो पृथ्वी है हमारी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। कब होती है? दूरी पर होती है। और ये कब होती है? 4 जुलाई के लगभग होती है। 4 जुलाई यानी 3 जुलाई से 6 जुलाई के मध्य, 4 जुलाई के आसपास ये है, हम इस स्थिति में होती है अपसौर स्थिति में। और अपसौर स्थिति क्या होती है? जब कोई ग्रह या धूमकेतु अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होता है, अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर जो होता है, तो ऐसी स्थिति होती है। पृथ्वी के लिए अपसौर का मतलब है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो अपसौर होता है। और अगर पूछ लिया जाए पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम दूरी पर होती है, तो ये होती है स्थिति हमारी, ये वाले ऑप्शन में रहेगी उपसौर। क्या रहेगा? उपसौर स्थिति में क्या होता है? पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। ठीक है, जब कोई ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होता है तो उपसौर स्थिति होती है। और यह कब होती है? इसकी जो है टाइमिंग बदलती रहती है, 2 जनवरी 5 जनवरी के बीच होती रहती है, बाकी इसका समय बदलता रहता है। याद रखिएगा, उपसौर में पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है, अपसौर में पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है। यही एक छोटा सा डिफरेंस आपको याद कर लेना है। ये याद हो गया तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं गया है, आप इजीली इसको कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं आपके लिए क्लास बनाऊंगी। क्योंकि यहाँ पर हम क्लास को केवल इस तरह से नहीं करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा और उत्तर कर लिया बस, ऐसे रट्टाफिकेशन नहीं करते हैं, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके चलते हैं। एक ही क्वेश्चन से कितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे करते हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा आप सभी। निम्नलिखित में से कौन से चिंतक लोकतंत्र के विशिष्ट वर्ग सिद्धांत से संबंधित है? इनमें से कौन से लोकतंत्र के विशिष्ट वर्ग, कौन से विशिष्ट वर्ग सिद्धांत से संबंधित है? तो ये कौन कौन से हैं? सुम्पीटर भी है, पेरेटो, ये नाम याद रखने पड़ेंगे, पेरेटो, मोस्का, ये सारे के सारे आएंगे, लेकिन यहाँ पर ये नाम ऐड नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन रहेगा ए। याद कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से चिंतक लोकतंत्र के विशिष्ट वर्ग सिद्धांत से संबंधित है? सुम्पीटर, पेरेटो और मोस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रकार की बेरोजगारी में एक व्यक्ति कार्यरत प्रतीत होता है किंतु उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं होता, यानी नगण्य होता है, ना के बराबर होता है? वैसे तो लगता है कि जो व्यक्ति है वह जो है कार्यरत है, लेकिन उसका योगदान कुछ भी नहीं होता उत्पादन में, तब ये होती है अदृश्य, इसमें दिखता नहीं है, तो अदृश्य बेरोजगारी ये होती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ICAR, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ICAR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। और यह एक कंपनी है फ्रेंड्स जो किस चीज़ में लगी हुई है? यह लगी हुई है कृषि के क्षेत्र में। और अगर इसकी हिंदी में परिभाषा, हिंदी के में इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म हुई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, ये इसकी हिंदी में फुल फॉर्म होगी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना ICAR की स्थापना कब हुई? ये याद रखनी है, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि ICAR की स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई। और स्थापना के बाद अगर बात करूँ मैं इसकी कि इसका जो कार्यालय है वह कहाँ है? इसका मुख्यालय है, हमारा मुख्यालय ये है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है ICAR का, ये याद रखिएगा। पहले इसको किस नाम से पुकारते थे? ICAR को पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से पुकारते थे। किसके? इंडियन नहीं था यहाँ, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च,
इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से इसको जानते थे। ये भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ आप याद रखिएगा कि देश में कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान, समन्वय, मार्गदर्शन और शिक्षा का प्रबंधन करना इसका काम है। बागानी और क्या बागवानी करना और मत्स्यिकी और पशु विज्ञान जैसे क्षेत्र में अनुसंधान करना भी इसी का कार्य है। और देश में हरित क्रांति लाने की अहम भूमिका इसी की रही है। ये इससे इम्पोर्टेंट जितने भी जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने बता दिया आपको। ये ज़रूर सुन लीजिएगा आप, 1 से 2 बार वीडियो सुन लोगे तो साथ साथ सारे लर्न हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटीय मैदानों को क्या कहते हैं। ये भी आपको बहुत बार पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें पजल करने वाला है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा, ए कोरोमंडल और उत्तरी सरकार। देखो ये ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं। बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटीय मैदानों को कहते हैं कोरोमंडल एवं उत्तरी सरकार। कोरोमंडल एवं उत्तरी सरकार। ठीक है, तटीय से तो याद रखना, उत्तरी याद रखना ऐसे, कोरोमंडल एवं उत्तरी सरकार। आगे चलते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय में दून घाटियाँ पाई जाती हैं। हिमालय में जो दून घाटियाँ पाई जाती हैं ये भी बहुत आज की क्लास के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और लाइक नहीं करते हो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिमालय में दून घाटियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती है हमारी निम्न हिमालय और शिवालिक पर्वतों के मध्य। कहाँ पाई जाती है, निम्न हिमालय, दून घाटियाँ निम्न हिमालय और शिवालिक पर्वतों के मध्य पाई जाती हैं। दून घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं, निम्न हिमालय और शिवालिक पर्वतों के मध्य पाई जाती हैं। और ये जो घाटियाँ होती हैं यह कौन से राज्यों में फैली हुई हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये उत्तराखंड और ये फैली हुई उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में और हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा राज्यों में ये फैली हुई हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दून घाटियों से संबंधित क्वेश्चन, निम्न हिमालय और शिवालिक पर्वतों के मध्य। नेक्स्ट है हमारा, कांग्रेस ने कौन से आम चुनाव में पहली बार संसद में बहुमत खोया था। तो 1977 में बहुमत खोया था, ये आंसर इसका रहेगा। कांग्रेस ने कौन से आम चुनाव में पहली बार संसद में बहुमत खोया था। 1977 में कांग्रेस ने बहुमत खोया था आम चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक, ये है मानव विकास सूचकांक HDI का घटक नहीं है। प्रति व्यक्ति आय भी इसमें आएगा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा भी इसके अंदर आएगा, सकल पंजीयन दर भी आएगा, लेकिन स्वास्थ्य एवं पोषण इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, हो सकता है जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं क्लास को कवर अप करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपका टाइम भी सेव होए। तो ये है हमारा सेल क्या है, सेल से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो है आंसर रहेगा भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड। भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होगी। और यह भारत में जो यह सबसे बड़ी कंपनी है जो कि इस्पात उत्पादक कंपनी है। ये SAIL क्या है, यह एक निर्माण कौन सी कंपनी है, इस्पात निर्माण कंपनी है। और यह भारत की सबसे बड़ी सरकारी इस्पात उत्पादक कंपनी है। और यह पूर्णतः एकीकृत लोहे और इस्पात का सामान यहाँ पर बनता है। किसका बनता है, लोहे और इस्पात से संबंधित सामान यहाँ पर बनता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है हमारा वन डायमेंशन मैन, एक आयामी मानव
शब्दावली किस विचारक से संबंधित है? वन डायमेंशन मैन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे किस में, एस्टेट में आए हुए हैं। तो एस्टेट का कोई लेवल तो है नहीं है, तो लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन को बहुत डीपली पढ़ें ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बने तो हम कर पाएँ। तो ये क्या है रहेगा इसका आंसर? वन डायमेंशन मैन शब्दावली किस विचारक से संबंधित है? इसका आंसर रहेगा हर्बर्ट मार्क्यूज। हर्बर्ट मार्क्यूज से यह वन डायमेंशन मैन संबंधित है, हर्बर्ट मार्क्यूज। ठीक है। और इनकी जो अपनी पुस्तक में इन्होंने समकालिक पूंजीवाद और रूसी साम्यवाद का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण किया। किस किस का विश्लेषण किया इसने? समकालीन पूंजीवाद, पूंजीवाद और रूसी, पूंजीवाद और रूसी साम्यवाद। ठीक है, साम्यवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद का एक महत्वपूर्ण क्या किया है? एक विश्लेषण। विश्लेषण बोले तो दोनों में अंतर करने की कोशिश की है। ठीक है, अपनी पुस्तक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक का यह मानना है राष्ट्रवाद विशिष्ट रूप से आधुनिकता से जुड़े सांस्कृतिक संयंत्रों की अभिव्यक्ति है तथा आधुनिक संचार इस तरह से संयंत्र का एक उदाहरण है? तो यह किस विचारक ने माना है? इसका आंसर रहेगा हमारा कार्ल डायच। कार्ल डायच ने। तो यह किस विचारक का मानना है कि जो राष्ट्रवाद है वह विशिष्ट रूप से आधुनिकता से जुड़े सांस्कृतिक संयंत्रों की अभिव्यक्ति है तथा आधुनिक संचार इस तरह के संयंत्र का एक उदाहरण है। तो ये कार्ल डायच के द्वारा माना गया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो सॉरी, आज मैं इतनी ही क्लास बना पाई, थोड़ा टाइम इश्यू था तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। कल कोशिश रहेगी, कल फिर से मैं क्लास लेके आऊँ आपके लिए बहुत अच्छी वाली। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और दिल से आपका धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बाय बाय।